अब हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रेलवे इंजीनियरिंग जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं अभी तक के स्टडी में से। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, परमानेंट वे से रिलेटेड कुछ चीजों को पढ़ा है और रेल्स के बारे में पढ़ा है। तो इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, जो आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम सॉल्व करेंगे। सो बी फोकस्ड एंड अटेंटिव। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग थिनली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है ना, और ऐसे एरियाज में भी आपको रेलवेज चाहिए, तो वहां पे कौन सा गेज आप यूज करोगे? तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रीफर नैरो गेज, ठीक है। माउंटेन रीजन में पहाड़ी इलाकों में जनरली आपको मीटर गेज देखने को मिलेगा। बाद बाकी ऑल ओवर इन फ्लैट रीजन एंड थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉड गेज आपको देखने को मिलेगा। गेज जितना बड़ा, स्पीड उतना ज्यादा हमको मिलता हुआ चलता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक कैपेसिटी उतना ज्यादा हमको मिलता हुआ चलता है। तो जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नैरो गेज। फॉर डेवलपिंग thinly populated area the correct choice of gauge is narrow gauge. Now the formation width for a single line meter gauge track in embankment as adopted on railways is, देखिए ये फॉर्मेशन का विड्थ पूछ रहा है। व्हाट इज दिस, एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था, रेलवे ट्रैक हम दो चीजों में बना सकते हैं। एक तो बैंकिंग, मतलब हम मिट्टी भरेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बालास्ट बिछा के फिर ट्रैक बनाते हैं, मतलब ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये बैंकिंग में होता है। या तो आप मिट्टी को कट करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बालास्ट वगैरह डाल के फिर ट्रैक बिछाया जाता है। तो दिस इज ट्रैक इन कटिंग एंड ट्रैक इन एम्बैंकमेंट। तो फॉर्मेशन का जो विड्थ होता है वो आपका कटिंग में भी आपको देखने को मिलेगा और बैंकिंग में भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है, जब आप मिट्टी फिल करोगे तो मिट्टी फिल करने के बाद ये जो टॉप लेयर है, दिस पर्टिकुलर टॉप, यहाँ देखिए, ये जो ये जो दिस पर्टिकुलर विड्थ, इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ इन बैंकिंग। समझ में आ रहा है? ये आपका फॉर्मेशन विड्थ। अब ये सिंगल लाइन के लिए, तो सिंगल लाइन बैंकिंग में, सिंगल लाइन कटिंग में, डबल लाइन कटिंग में। अब कटिंग में मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि हम जनरली ड्रेन्स का यूज कटिंग सेक्शन में ही करते हैं। तो आपको फॉर्मेशन विड्थ पूछेगा तो एक्सक्लूडिंग ड्रेन विड्थ पूछेगा, मतलब ड्रेन हटा के, जो भी डेटा दिया रहता है ड्रेन को हटा के दिया रहता है। अब यहाँ पे आपको गेज बता दिया है, मीटर गेज बता दिया, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डीप डेटा हो गया है ना। तो इससे रिलेटेड एक डेटा है, मैं आपको वो स्टैंडर्ड डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ, आप उस डेटा को बस ध्यान रखना, बस उतना ही आपको जानकारी चाहिए। खैर यहाँ पे तो आपको आंसर बता ही दिया गया है, योर आंसर इज 4.88 मीटर। लेकिन मैं आपको एक डेटा देता हूँ, डेटा देखिए कैसा है। आप इस डेटा को एज ए नोट बना के अपने कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंकिंग मतलब एम्बैंकमेंट आप बना रहे हैं, मतलब फिलिंग सेक्शन है, ठीक है, फिलिंग है। फिलिंग के अंदर दो चीजें, एक सिंगल लाइन मैंने ले रखा है, डबल लाइन ले रखा है। नाउ यहाँ पे गेज बता देता हूँ, ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए, नैरो गेज के लिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम कम से कम आप बीजी के लिए ध्यान रखिएगा। तो ब्रॉड गेज के लिए सिंगल लाइन पे 6.1 मीटर होता है, ब्रॉड गेज के लिए डबल लाइन पे 10.67 मीटर होता है। मतलब ये 10.67 मीटर चौड़ा हम फॉर्मेशन बनाएंगे जिसमें 4 पटरियां बिछेंगे, है ना, क्योंकि 2 लाइन बननी है ऐसा। नेक्स्ट मीटर गेज के लिए, ये तो आपने अभी अभी देखा 4.88 मीटर होता है, और डबल लाइन के लिए 8.53 मीटर होता है। नैरो गेज थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 3.7 मीटर, और डबल लाइन के लिए 7.32 मीटर। नाउ जो अर्थवर्क वगैरह आप करोगे तो अर्थवर्क का स्लोप, एक्चुअली ये स्लोप को डिजाइन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉइल, बट है ना, जो स्टैंडर्ड डेटा है, द स्लोप ऑफ द अर्थवर्क विल बी 2:1, मतलब 1 वर्टिकल तो 2 हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये स्लोप को भी ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपका फिलिंग में। नाउ कटिंग में, कटिंग में थोड़ा फॉर्मेशन का विड्थ कम रहता है एज कम्पेयर टू फिलिंग, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कटिंग में हम फॉर्मेशन का विड्थ बता रहे हैं, इसमें ड्रेन को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। ड्रेन जनरली 300 mm की ड्रेन होती है, मतलब 30 सेंटीमीटर चौड़ा ड्रेन होता है, तो या उससे भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, उस जगह पे कितना बरसात हो रही है, क्या हो रही है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे ड्रेन को हम इग्नोर करके बता रहे हैं, केवल और केवल फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो कटिंग में अगर बीजी ट्रैक है
अगर मीटर गेज है और अगर नैरो गेज है तो क्या होगा फॉर्मेशन का विड्थ 5.49 मीटर, 10.06 मीटर, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ लेते हैं, 4.27 मीटर, 7.93 मीटर, कुछ नहीं किया जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, पूछते हैं एग्जाम में इसलिए लिखवा रहा हूँ, 3.35 मीटर, 7.01 मीटर। दिस इज डेटा, इसको एक नोट बना के लिख लीजिए। जो स्लोप होगा कटिंग का स्लोप ऐसे आएगा, इनवर्ड स्लोप इस तरह से। ये जो कटिंग का स्लोप होता है दिस स्लोप इज 1.5:1 इन जनरल फॉर सॉइल प्रोफाइल्स, ठीक है। बाकी ये डिजाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्लोप एक डेटा मैंने बता दिया जो बेसिकली इन जनरल ऐसा अडॉप्ट किया जाता है। बाकी अगर रॉक वगैरह है कटिंग सेक्शन में तो वहां पे स्लोप और भी कम हो सकता है, लगभग वर्टिकल, लगभग 1:1 का स्लोप होता है। समझ में आ रहा है बात? देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी ये डेटा मैंने आपको दिया था, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट फॉर ए रेलवे ट्रैक इज जनरली टेकन एज 2:1। ये बैंकिंग के लिए पूछा, ये कटिंग के लिए पूछता तो 1.5:1 हो जाता, है ना। समझ गए आंसर? अच्छा एक यहाँ पे ये जो डेटा आपने लिखा था इसमें एक चीज रिवाइज करिए। देखिए ये 10.06 कहीं दिखेगा आपको, ये भी दिखेगा, लेकिन जो एक बार क्वेश्चन पूछा था उसमें जो डेटा दिया गया था 10.21 दिया गया था, 10.21 मीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। द फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए डबल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक इन कटिंग एक्सक्लूडिंग ड्रेन, ड्रेन के साथ कभी नहीं जोड़ता है ना, ड्रेन को एक्सक्लूड करके ही आपसे फॉर्मेशन विड्थ पूछेगा। एज एडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवे इज 10.21 मीटर। ये क्वेश्चन देखिए, द थ्रेड ऑफ व्हील इज प्रोवाइडेड एन आउटवर्ड स्लोप ऑफ, देखिए ये क्या क्वेश्चन है, थ्रेड ऑफ व्हील किसको बोलते हैं, व्हील के बारे में पूछा है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कोनिंग ऑफ व्हील, है ना। तो व्हील का पहले आप डायग्राम देखो, ये व्हील होती है, ठीक है, उसके बाद इस तरह से कुछ व्हील को हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हील है उसका ये फ्लेंज है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लेंज, फ्लेंज ऑफ व्हील, ठीक। इसको ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो कि एक्चुअली में पटरी के ऊपर चलती है, यही जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यही एक्चुअली में पटरी के ऊपर चलती है, तो इसी को हम बोलते हैं थ्रेड ऑफ व्हील, ठीक है, थ्रेड ऑफ व्हील। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहाँ पे पूछा है इसका स्लोप, इसका आउटवर्ड स्लोप, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से बनाने का, ये कोन शेप में इसको आप एक्सटेंड करोगे ऐसा, है ना, आपको एक कोन का शेप नजर आएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इसका स्लोप क्या है, यही चीज पूछता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो इसका स्लोप है इट इज योर 1/20। अब ये चीज ध्यान रखिएगा 1/20। अब ये 1/20 क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या लॉजिक इसके पीछे, ये सारा चीज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, कोनिंग ऑफ व्हील, कोनिंग ऑफ व्हील, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा वहां पे ये सारा चीज आएगा, तो वहां पे इन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। सब लॉजिक में आपको दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये स्लोप जो होता है 1/20 दिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक, ठीक है, मतलब जो ट्रेन है उनके जो पहिया है, जो व्हील है, उसमें जो फ्लेंज है वो किधर रहती है, मतलब अभी अभी तो बताया था व्हील में फ्लेंज रहती है। अब ये देखिए फ्लेंज ऑफ व्हील, तो ये फ्लेंज ऑफ व्हील किधर है, ये बेसिकली फ्लेंज इनर साइड में रहता है ना, दिस इज योर इनर साइड। क्योंकि ये जब पटरी के ऊपर चलेगी ये कैसे चलती है, देखिए पटरी के ऊपर ये कैसे चलती है, देखिए पटरी को भी ना हम एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करते हैं, ठीक है, पटरी का भी हेड एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट होता है। ओके अब ये टिल्टिंग ऑफ दिस ट्रैक कैसे अचीव किया जाता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जिसको बोलते हैं एडजिंग, एडजिंग ऑफ स्लीपर, या फिर कैंटेड, ठीक है, या फिर कैंटेड बेस प्लेट्स को यूज करके। ये सारा चीज क्या है मैं सभी का फोटो दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो इस तरह से हम टिल्ट कर देते हैं ट्रैक को भी। अब इसके ऊपर ना व्हील चलती है, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका फ्लेंज हो गया, ठीक, ये रहा, इस तरह से व्हील रहता है इसके ऊपर, इसके ऊपर फिर ये व्हील चलेगी। एक मिनट यार, थोड़ा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, है ना, आप समझ रहे होंगे। इस तरह से कुछ ये व्हील चलती है। तो ये जो फ्लेंज है ना, ये किधर है, इनर साइड में रहता है। तो दोनों बगल, इधर भी जो पहिया होगी, इधर भी जो पटरी होगी, उसके इनर साइड में ही फ्लेंज होगा। तो ये जनरली फ्लेंज इनर साइड में ही प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इज प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। कहाँ डिस्कशन किया था? वियरिंग वाले टॉपिक में, वियरिंग ऑफ रेल्स वाले टॉपिक में डिस्कशन किया था। आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैंने बोला था चेक रेल्स के बारे में कि कर्व पे हम प्रोवाइड करते हैं, और कर्व मान लीजिए इस तरह से कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व का इनर रेल कौन सा है? ये है इनर रेल, दिस इज योर इनर, और ये कर्व का ये है आउटर रेल। तो बेसिकली कर्व के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो ट्रेन भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा, है ना, मतलब टेंडेंसी रहता है कि उसी डायरेक्शन में मूव करे। अगर ऐसा होता है तो जो ट्रेन का, है ना, बाहरी तरफ का जो पहिया है, उस पहिए का जो फ्लेंज है वो क्या होता है, आउटर रेल के जो गाउ गेज फेस है, जो रनिंग फेस है, उससे कांटेक्ट में आ जाती है। फिर अगर चलेगी तो घिसेगी, तो वियरिंग होता है। ये कंसेप्ट मैंने समझा रखा था। उस वियरिंग को, उस साइड वियरिंग ऑफ आउटर रेल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इनर रेल है, ठीक है, उसी के साथ एक हम चेक रेल भी यहाँ पे कर्व लोकेशन पे प्रोवाइड कर देते हैं। और ये इनर रेल और ये चेक रेल के बीच का जो गैप होता है, इट इज जस्ट इक्वल टू फ्लेंज थिकनेस ऑफ व्हील, फ्लेंज थिकनेस, ठीक है। और इस गैप को हम बोलते हैं फ्लेंज वे क्लियरेंस। समझ में आ रहा है? तो ये हम प्रोवाइड करते हैं कर्व्स पे, चेक रेल्स, टू रिड्यूस द वियर ऑफ साइड वियर ऑफ द आउटर रेल्स, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कितना डिग्री शार्प होना चाहिए कर्व। तो अगर बीजी ट्रैक का बात करा है तो 8 डिग्री और मोर, और अगर एमजी ट्रैक, मीटर गेज पे अगर ये ट्रैक होता तो 14 डिग्री और मोर। याद है? वही क्वेश्चन पूछ लिया है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, इन इंडिया द रेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, देखिए दोनों प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था, ओपन हार्ट प्रोसेस एंड डुप्लेक्स प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। इन इंडियन रेलवे द रेशियो ऑफ एक्सल लोड, द रेशियो ऑफ एक्सल लोड एंड वेट ऑफ रेल, देखिए रिवर्स कर दिया। हमने आपको जो फॉर्मूला दिया था क्या दिया था, वेट ऑफ रेल बाई एक्सल लोड इक्वल टू 1/510 बोला था, 510। तो देखिए मैंने ये चीज भी बोला था, ये 510 के आसपास ही है। तो कभी कभी 512 भी पूछ लेगा आपसे, है ना। तो 512 का नंबर भी मैंने आपको बता रखा। तो यहाँ पे देखिए आपको 512 दिख रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 512। तो ये सीधा 512 नंबर पूछ रहा है, क्योंकि ये रेशियो के उलट दिया, है ना, उलट दिया ना, एक्सियल लोड को ऊपर कर दिया, वेट ऑफ रेल को नीचे कर दिया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, 512। देखिए ये एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे तो मैंने सभी आपको कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील के बारे में आपको पूरा परफेक्ट डेटा दिया है, बट यहाँ पे पूछा है टू इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील यूज्ड फॉर रेल आर। जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन एंड मैंगनीज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड मैंगनीज। फॉस्फोरस वगैरह के प्रेजेंस होने के कारण तो एक बंदे ने थ्योरी भी दिया था कि कोरुगेशन वगैरह होता है, हाँ। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इंपॉर्टेंट कौन है, कार्बन एंड मैंगनीज। जनरली मैं आपको बताऊं तो कार्बन का, इसको बोलते हैं CMN स्टील, CMN स्टील का यूज किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल डेटा मैं आपको देता हूं। देखिए कार्बन इज अप्रोक्सीमेटली 0.7% हाई कार्बन स्टील हम यूज करते हैं, है ना, 0.7%। और मैंगनीज जो है ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1% रहता है, ठीक है, 1%। ये 0.7%, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1%। ये जो स्टील बनती है, ठीक है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, वो आपका इज अप्रोक्सीमेटली 880 मेगापास्कल। इतना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए इस स्टील का जो रेल हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं ग्रेड 880 रेल। इस चीज ध्यान रखिएगा, ये सब प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है। या फिर और इसको अप्रोक्सीमेटली 90 यूटीएस रेल भी कहते हैं, ये नाम भी इसी का है, 90 यूटीएस रेल। 90 मतलब वही 880 के, है ना, इसी को 90 में कन्वर्ट कर दिया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 90 यूटीएस रेल। समझ में आ रही है बात? 90 यूटीएस रेल मतलब ये चीज आपको 90 केजी पर mm स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये बात कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये जो रेल होती है इसकी जो लाइफ है, लाइफ कितना समय तक ये चलता है, ये लगभग 12 से
13 साल चलता है अंडर ट्रैफिक, इतना इसका ड्यूरेबिलिटी है। उसके बाद ये खराब हो जाती है, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। कोरिजन वगैरह अगर हुआ तब तो भाई लाइफ लगभग आधा हो जाता है, 4 से 5 साल या 6 साल तक चलेगी, उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट करना ही करना पड़ेगा। और कोरिजन रिप्लेसमेंट करना है मतलब कितना ज्यादा कॉस्ट है ना। देखिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ रेल के बारे में, तो लेंथ ऑफ रेल पे तो हमने डिटेल डिस्कशन किया, तो याद हो ही गया होगा। लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर बीजी एंड एमजी पूछा है, तो बीजी के लिए 13 मीटर, एमजी के लिए 12 मीटर। आंसर सी। द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रेल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा टेस्ट रेल के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो दी कंपलसरी टेस्ट आर, मैंने आपको बोला था फॉलोइंग वेट टेस्ट, ये मैंने लिखवाया था आपको। दूसरा टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट तो मैंने आपको बताया ही था। फॉलोइंग वेट टेस्ट फॉर टू चेक इम्पैक्ट, ओके, या फिर इसको हम टप टेस्ट भी बोलते थे, टीयूपी टेस्ट, ओके। दीज आर कंपलसरी टेस्ट, तो 1 and 2 बी। ये क्वेश्चन पढ़िए, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन रेल सेक्शन इज इन इट्स। देखिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि एक गुड रेल सेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हेड सेक्शन में, वेब सेक्शन में और फुट सेक्शन में प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए, और जो सीजी है उसका अप्रोक्सीमेटली एट मिड हाइट लाई करना चाहिए। लेकिन वो रिक्वायरमेंट है, ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, जो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल होती है वो आपका हेड सेक्शन में होता है। आंसर विल बी ए। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन रेल सेक्शन, ये शायद आज ही के क्लास में जो रिसेंटली हमने लिया था, तो वहां पे रेल में जो फिलेट होती है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये आई सेक्शन है, इसका हेड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे शार्प इस तरह से ना प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, एक रेडियस, एक मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में ग्रेजुअली उस थिकनेस को रिड्यूस करते हैं, ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड किया जा सके, है ना। तो अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। देखिए देखते ही आंसर लगाएंगे। ये क्वेश्चन 52 kg रेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन ब्रॉड गेज। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन ऑफ हाउ मच 700 मेगापास्कल या 72 kg पर मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। ओके, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने कुछ थ्योरी लिखवाया, वहीं से कितना सारा क्वेश्चन तो वहीं से आ गया। ये तो मैंने आपको बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेल पीस शुड बी ग्रेटर देन 72 kg पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही बात कर रहा है ना, शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। दी हेड विड्थ ऑफ 52 kg रेल सेक्शन इज। अब ये डायमेंशन भी पूछ रहा था, इसलिए मैंने आपको फ्लैट फुटेड रेल वगैरह का सबका एक एवरेज अप्रोक्सीमेट डायमेंशन दिया था, तो वहां से आप अंदाजा लगा के टिक लगा सकते हो। इसका आंसर होगा आपका ये 67 mm। आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत छोटा छोटा एग्जाम, जैसे मैं आपको बताऊं DFCCIL है ना, इसका जो एग्जाम होता है इन सब में पूछे जाते हैं, इन सब में पूछे जाते हैं, ठीक है, वहां पे पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ए या अदर जैसे SSC जेई वगैरह इस तरह का कोई एग्जाम है, तो वहां पे इस तरह का फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछता है इस तरह का। हाँ, इस तरह का पूछे जा सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील शुड नॉट बी लेस देन कितना, ये पूछा जाएगा। जैसे ये वाला 52 kg रेल्स आर मोस्टली, ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन ये थोड़ा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो बताया हेड वेट ऑफ 52 kg रेल कितना होता है, ये 67 mm आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा डिटेल्ड डेटा क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आ गया क्वेश्चन, तो अभी आप तो ध्यान रखना कितना होता है। अगर मान लो कभी जिंदगी में कभी कहीं एग्जाम बैठे हो, क्वेश्चन आया तो टिक लगा देने का। ऑर्डिनरी रेल्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, और वो रेल जो हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे लगाते हैं मीडियम कार्बन स्टील। द मेन फंक्शन ऑफ ए फिश प्लेट इज, एक फिश प्लेट का मेन फंक्शन क्या है? सिंपल सी बात है यार, फिश प्लेट क्या करता है, दो रेल को ज्वाइन करता है, और मिनिमम 4 नंबर ऑफ फिश बोल्ट हमको यूज करना पड़ता है। तो एक कनेक्शन पे, ठीक है, जहां पे मतलब दो रेल है, ध्यान से देखना, दो रेल है, ये क्वेश्चन भी आगे चल के आएगा, पूछा गया है एग्जाम में। दो रेल है, ये सब चीजें यही बता देता हूँ, है ना, कुछ कुछ चीजें क्वेश्चंस के थ्रू से भी हो जाते हैं। ये दो रेल को कनेक्ट करना है, तो यहाँ कनेक्शन करने के लिए हम फिश प्लेट का यूज कर लिए, ठीक है, और मिनिमम 4 नंबर ऑफ फिश बोल्ट यूज किया। तो इस जगह पे आपका टोटल कितना फिश प्लेट है? बेसिकली 2 फिश प्लेट है, फिश प्लेट
और यहाँ पे जैसे मिनिमम हम आपको दिखाएं 4 फिश बोल्ट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिश बोल्ट बेसिकली डिजाइन किया जाता है और ज्यादा आता भी नहीं है, 3 आता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ 2 मैंने दिखाया, अधिक से अधिक 3 आता है, एक एक साइड पे 3 बोल्ट आता है। और जनरली ये प्रैक्टिकली भी आप ट्रैक पे चलोगे ना 3 ही दिखेगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 होना चाहिए, 2 4, ये फिश बोल्ट। ठीक है, देखो एक फिश प्लेट यहाँ बाहर की तरफ दिख रहा है और एक अंदर की तरफ भी तो होगा, है ना। तो 2 फिश प्लेट होता है और 4 फिश बोल्ट होता है। तो टू ज्वाइन दी 2 रेल्स टुगेदर, ये क्या है, एक्सपेंशन गैप या एक्सपेंशन जॉइंट कह लो। ओके, देखो नाम लिया शैतान हाजिर, पूछ लिया नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे इनको मिनिमम वर्ड जोड़ना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम ये ऐड करना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट 4। बाकी कुछ भी हो सकता है, ये डिजाइन के ऊपर कैलकुलेट, मतलब डिजाइन करते हैं तब जाके बोल्ट निकलता है। अब वो कैसे क्या, इसके लिए हम करेंगे, है ना, वो डिजाइन करेंगे, वो फिश बोल्ट टोटल हम निकालेंगे। ठीक है, वो जॉइंट का भी डिजाइन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको निकलवा दूंगा। देखो इन सब चीजों का जरूरत नहीं है ना। अब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जब हम लोग करेंगे, वहां वोल्टेज कनेक्शन का डिजाइन करेंगे, तो सेम वही चीज है ना, बेस्ड ऑन वोल्टेज कनेक्शन जो डिजाइन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कनेक्शन डिजाइन होती है। ये भी तो वोल्टेज कनेक्शन है, या रिवेटेड कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन, बैटरिंग एक्शन के कारण, बैटरिंग एक्शन आपको याद है, समझ रहे हैं, जैसे यही जॉइंट के पास, ये जो जॉइंट है यहाँ पे जो फोटो मैंने बनाया, व्हील अगर ये आती है तो ये बार बार यहाँ पे टकराएगी मान लो। ठीक है, तो बार बार टकराएगी तो क्या होगा, वहां इंपैक्ट लगेगा, तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो रेल बाद में निकल के आती है उसको हम बोलते हैं हॉग्ड रेल्स। ओके, तो ड्यू टू बैटरिंग एक्शन of wheel over the end of rail, the rails get bent down and deflected at end. These rails are called hogged rails. अगर हॉगिंग हो चुका है रेल में, ठीक है, तो इसका रेमेडी, बेस्ट रेमेडी मैंने क्या बोला था, क्रॉपिंग, ये बोला था। और बाकी और हम लोग क्या कर सकते थे, डीहॉग कर सकते थे। डीहॉग करने के लिए हम क्या यूज करते थे, जिम क्रो का इस्तेमाल करते थे। हाँ, जिम क्रो का या फिर डीहॉगिंग मशीन का इस्तेमाल करते थे, वो एक सिस्टम था। या फिर वेल्डिंग, वेल्डिंग करके फिर मटेरियल भर देंगे और लेवल सरफेस अचीव कर लेंगे तो भी रिपेयर हो जाता था। लेकिन जो बेस्ट मेथड था वो था क्या, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग मतलब जो पोर्शन खराब हो चुकी है, जो हॉग हो चुकी है, उसको कट करके हटा दो। ये क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से समझो। द स्लिपिंग ऑफ ड्राइविंग व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव ऑन द रेल सरफेस इज, स्लिपिंग होगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग, व्हील बर्न्स, है ना, ये चीज होगी, बर्निंग इफेक्ट होगी। और एक चीज मैंने आपको बताया था, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, वियरिंग ऑफ रेल, मतलब रेल का मटेरियल उधड़ के निकल जाता है ना, रेल के मटेरियल में लॉस होता है, ये एक तरह का फॉल्ट है, डिफेक्ट है, अच्छी बात नहीं है। और एक चीज होता था स्किडिंग, स्किडिंग अगर स्किड हो रहा है तो क्या होता था, स्किड अगर हो रहा है तो व्हील का जो थ्रेड है, व्हील का थ्रेड क्या है आपको मालूम हो चुका होगा, व्हील का थ्रेड में फ्लैट स्पॉट, फ्लैट स्पॉट मतलब व्हील का थ्रेड का मटेरियल निकल जाएगा, वो खराब होने लगेगी, पहिया खराब होने लगेगा। वो कब होती है, जब स्किड हो, स्लिप अगर हो रहा है तो व्हील बर्निंग होगा, जिस कारण से रेल और व्हील दोनों दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा खराबी तो देखने को मिलेगा। लेकिन स्लिपिंग के कारण रेल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्किडिंग के कारण व्हील के ऊपर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। ऑन ए सिंगल रेल ट्रैक, सिंगल लाइन है, गुड्स ट्रेन लोडेड विथ हैवी आयरन मेटल मटेरियल रन स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इधर एकदम लोडेड ट्रेन गया, एंड द एम्प्टी वैगन्स रन फ्रॉम बी टू ए, इधर से जो आया एम्प्टी आया। ठीक है, मतलब एक तरफ से लोडेड गया, दूसरी तरफ से एम्प्टी आया, सो द अमाउंट ऑफ क्रीप इन द रेल्स, अच्छा क्रीप किधर ज्यादा होगा, तो मैंने क्या बोला, इन डायरेक्शन ऑफ हैवीएस्ट ट्रैफिक क्रीप विल बी ऑलवेज मोर, तो जिधर लोडेड ट्रेन गया उस डायरेक्शन में क्रीप का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ए टू बी क्रीप विल बी मोर। ठीक है, विल बी मैक्सिमम एट मिडिल ऑफ ए टू बी, क्या यार फालतू चीज, कैनॉट बी डिटरमाइन, फालतू बात,
विल बी मोर इन डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, अरे ये तो एम टी आ रही है ना, गलत, विल बी मोर इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन पूछा है, बुल हेडेड रेल आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स के लिए ये बेस्ट सुटेबल है, उसी के लिए बेसिकली स्पेशली इसको डिजाइन किया गया था, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को ध्यान रखते हुए, है ना। तो बुल हेडेड रेल्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स, ध्यान रखिएगा। वेट एंड क्रॉस सेक्शन, दो बातें, वेट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल्स आर डिसाइडेड ऑन, अरे सिलेक्शन ऑफ रेल, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रेल्स का कंडीशन बताया था, किसके ऊपर डिपेंड करता है, गेज के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए अब इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखिए। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला, ऑन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स फॉर बिजी ट्रैक, ये सारा देखिए ओल्ड डेटाबेस क्वेश्चन है ना। आजकल तो ये तो 13 मीटर आपको मालूम है, एमजी के लिए 12 मीटर मालूम है, तो ये पहले कितना था, पहले क्या था, पहले आपको मालूम है ये था 13 मीटर मतलब 12.8 मीटर, मतलब ऑप्शन डी 42, और ये 11.89 मीटर, ऑप्शन सी 39। क्लियर है। नेक्स्ट, ये रेशियो मैंने आपको बता रखा है, ये तो आंसर, वेट ऑफ रेल बाय एक्सियल लोड ऑफ लोकोमोटिव 1/510, ये चीज मैंने आपको बता रखा है, तो आंसर नंबर सी। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गवर्न द चॉइस ऑफ द गेज, मतलब जो गेज आप सिलेक्ट करोगे किसी भी ट्रैक का, जब आप बना रहे हो किसी एरिया में ट्रैक, तो किन सब चीजों को कंसिडर करोगे, किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे। वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, आपको मालूम है गेज अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम एंड, और ज्यादा ट्रैफिक हम उधर से कैरी करवा पाएंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन, गेज ज्यादा होगा ट्रेन का स्पीड ज्यादा। फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री, माउंटेनियस एरिया है, फ्लैट रीजन है, क्या है, अंडर डेवलप्ड रीजन है, इन सब चीजों को भी कंसिडर करना होगा, है ना। तो ऑल दो थ्री, डी 1 2 3 सबको कंसिडर हमको करना पड़ेगा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल फेलियर इज काउज्ड बाय लूज फिश बोल्ट आर एक्सपेंशन ज्वाइंट, एट एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, ठीक है, आर नहीं यार, ये एट होता, तो एट एक्सपेंशन ज्वाइंट ड्यू टू लूज फिश बोल्ट, क्या होता है, रेल का जो हेड है वो क्रश हो जाता है, ये इस तरह का फेलियर है ना, क्रश हेड। ये जो बाकी एंगुलर ब्रेक, स्प्लिट हेड, ट्रांसवर्स फिशर्स, ये सभी रेल में फेलियर्स होते हैं, रेल के फेलियर्स होते हैं। अब इन सब चीजों को आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, ये सब चीज आपसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, गलती से पूछ लिया था, और वो भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये चीज को आप, चूंकि हम लोगों ने वियरिंग ऑफ रेल वगैरह इन सब चीजों को पढ़ा है, ठीक है, प्लस हमने आपको परकुशन थ्योरी वगैरह बताया है, तो वहां पे आप उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा वो पहिया जो है रेल का हेड से टकरा रहा है लगातार लगातार, तो इसलिए जो हेड है वो कहीं ना कहीं चूर होगी, वो कहीं ना कहीं क्रश होगी, है ना, तो क्रश हेड फेलियर आप टिक लगा सकते थे सीधा, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल दिया, आंसर भी आप कर पा रहे हैं। देखिए, पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ा जा सकता है ना, मैं ऐसा मना नहीं करूंगा कि आप इन सब चीजों को नहीं पढ़ो, ये फिशर, ये फेलियर वगैरह आप पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड आपको नहीं चाहिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। रेल सेक्शन फर्स्ट डिजाइन और इंडियन रेलवे वास, कौन सा यूज किया गया, डीएच रेल, डबल हेडेड, फिर बुल हेडेड, उसके बाद फ्लैट फुटेड। क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, वियरिंग ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम, अच्छा कौन कौन सा वियरिंग, तीन तरह का वियरिंग मैंने बताया था, वियरिंग ऑफ टॉप ऑफ द रेल, वियरिंग ऑफ एंड ऑफ द रेल, वियरिंग ऑफ साइड ऑफ द रेल। अब इन सभी में से कर्व लोकेशन पे वियरिंग ऑफ साइड ऑफ द रेल सबसे अधिक होता था, है ना, तो एट शार्प कर्व द रेल्स गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गया, ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बकलिंग ऑफ रेल्स, मतलब लैटरल डायरेक्शन में मूव कर गया, बकलिंग। देखिए ये चीज आपको मैंने डायमेंशन दिया भी था, मैंने क्या बोला, ये सब डेटा वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, उतना जोर नहीं दीजिएगा, लेकिन अगर फिर भी दिमाग काम कर रहा है, याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये डेटा मैंने आपको दे दिया है, पता नहीं आपने लिखा है कि नहीं। विड्थ ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ फ्लैट फुटेड रेल, है ना, 66.77 mm के आसपास। देखिए ये वाला एक मैच दी फॉलोइंग है, बड़ा आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, बस घबराएंगे नहीं, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो दिमाग लगा के इजीली कर लेंगे। कोरुगेटेड रेल्स का मतलब आपको मालूम है, मैंने आपको बता रखा है, कोरुगेशन का मतलब क्या होता है, ये रेल है तो इसके टॉप सरफेस में छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट डिप्रेशन होने लगते हैं, बेसिकली इसको हम कोरुगेशन कहते हैं। तो ये क्या है,
द टॉप सरफेस डेवलप्स अल्टरनेट रिजेस एंड हॉलोस, रिजेस एंड हॉलोस, है ना, यही तो है कोरुगेशन। तो ऑप्शन नंबर 3, ए का 3 हो गया, यहाँ पे कोड मैच कर गया। ठीक है, बर्स मतलब क्या होता है? बर्स, बर्स का मतलब मैंने बोला था कि जब मेटल फ्लो होती है रेल का, वियरिंग में मैंने बताया था, वियरिंग ऑफ रेल्स में ये सारे कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं। मेटल की जब फ्लो होती है, ठीक है, जब मेटल की फ्लो होती है, मेटल की फ्लो होने के कारण क्या होता है, जब मेटल फ्लो होता है तो पपड़ी जैसा बन जाता है, चिप्स जैसा बन जाता है, पपड़ी जैसा बन जाता है, उन्हीं पपड़ी को हम बर बोलते हैं, जो कि बाद में वहां से उधेड़ जाती है, जिसको हम कहते थे, एक कारण है वियरिंग ऑफ रेल्स का, है ना। तो बर्स बी का अब खोजो, वो पपड़ी टाइप का कुछ बता रहा है क्या? द प्रोजेक्शन ऑफ रेल ऑन गेज साइड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये 2, है ना, द प्रोजेक्शन ऑफ रेल ऑन गेज साइड। चलो मान लिया इसका आप सही से अभी मैच नहीं करवा पाते, लेट्स सपोज, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा टफ इंग्लिश है, अंग्रेजी थोड़ा टफ है, बाकी बर का मतलब तो आपको ये पपड़ी बन जाता है मेटल फ्लो के कारण, ये चीज आपको मालूम था, लेकिन अंग्रेजी यहाँ थोड़ा टफ है, चलो मैच नहीं करवा पाते, लेकिन वहां पे ऑप्शन में कोडिंग ऐसा है कि आप कोई 2 मैच करवा लो तो भी आप आंसर सही कर लोगे। जैसे सी, वियर ऑफ रेल, वियर ऑफ रेल का क्या बात कर रहा है? दी टॉप सरफेस ऑफ रेल वर्न आउट, खराब होगी, बेकार होगी, वहां से उधेड़ गई, वो निकल गई, पूरा मटेरियल, है ना, तो उसी को कहते हैं वियरिंग ऑफ रेल। तो सी का हो गया तुम्हारा 1, ये 2 मैच करवा लिए। फ्लैंज बिटन रेल, इसको भी आप मैच करवा लोगे इजीली, मैंने बता रखा था, कर्व लोकेशन पे जब ट्रेन चलती है वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती है, तो क्या होता है, जो आउटर व्हील है ट्रेन का, वो क्या होता है, जो आउटर रेल है उसका जो रनिंग फेस है उससे टकराता है बार बार, है ना। तो इनर साइड ऑफ आउटर रेल ऑन द कर्व, ये जो रेल होती है इसको हम बोलते हैं कि ये फ्लेंज से बिटन है, मतलब फ्लेंज से मार खाया हुआ रेल है, तो इसी को बोलते हैं फ्लेंज बिटन रेल। तो ये चीज भी आपको आराम से दिमाग लगा के शांति रूप से आंसर कर सकते थे। तो 3 चीज मैच हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो बी है उसका 2 हो जाता, कोड आपका मैच हो जाता, है ना, इस तरह से। सो इसी के साथ जितने भी रेलवे के क्वेश्चंस आ रखे थे, मतलब रेलवे के नहीं, मतलब ये जो हमने टॉपिक अभी कवर किया है, इंट्रोडक्शन टॉपिक, परमानेंट वे से रिलेटेड जो उसके कंपोनेंट थे, उससे रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ डेटा मैंने आपको दे दिया, वो डेटा एक इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, वहां से आपको आगे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जेई जैसे एग्जाम में, डीएफसीसीएल जैसे एग्जाम में डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन उठता हुआ दिख सकता है। ठीक है, प्लस रेल्स के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने वियरिंग ऑफ रेल वगैरह इन सब चीजों को डिस्कस किया, वेल्डिंग ऑफ रेल, है ना, इन सब चीजों को डिस्कस किया। अच्छा, वेल्डिंग ऑफ रेल, उसके क्वेश्चंस को हम करवाएंगे, ठीक है, वेल्डिंग ऑफ रेल्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किए हमने, इसको हम नेक्स्ट जब हम करेंगे स्लीपर वगैरह इन सब चीजों का, जब क्वेश्चन हम करवा रहे होंगे, हम स्कैनिंग नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन को स्कैन करेंगे और फिर आपको जो एग्जाम में आ रखे हैं इधर उधर से खोज के स्कैन करेंगे, फिर आपको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।